हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है आपके यहाँ पे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। और अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने एक सिंपल एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। वहां पे जितने भी आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड लेक्चर्स आएंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके भले पीवाईक्यूज है, पर हम यहाँ पे उस पीवाईक्यू का जो भी टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि अगर आपको उस टॉपिक से कुछ और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, हम यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। तो यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने कौन सी लैंग्वेज को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो शेड्यूल्स होते हैं, तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे दे रखी हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो टोटल आपके पास है यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो टोटल आपके पास है यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो अडॉप्ट करते टाइम हमारे पास थी यहाँ पे 14। ठीक है, इनिशियली हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, हमारे पास थी 14। फिर हमने अमेंड करके 8 और लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, आपको इस तरीके से नंबर भी याद रखना है, आपको नंबर भी पूछे जाते हैं, ईयर भी वगैरह भी आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, 8 शेड्यूल याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें से 14 हमारी इनिशियली थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, और 8 हमने अमेंड करके यहाँ पे डाली हैं। अगर आपसे पार्ट पूछा जाए कौन से पार्ट में ये सब दे रखा है, तो ये है आपका यहाँ पे पार्ट 17। ठीक है, ये आपके होते हैं रोमन लेटर। जो आपको एक्स दिख रहा है ये आपका 10 है, वी जो आपको दिख रहा है इसको हम 5 बोलते हैं, और ये 1 1 होते हैं। ठीक है, जो आपको आई की तरह आई दिख रहा है ये 1 1 होता है। ठीक है, और या तो आपको कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ दे सकते हैं। फिर अगर आपसे यहाँ पे पूछे आर्टिकल, तो 343 से लेके 351 तक आपका रहेगा यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, रोमन में जैसे आपका ये होता है 1, फिर ये हो गया आपका 2, ये 3 हो गया। ठीक है, 4 आपका इस तरीके से हो जाएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7, ठीक है, 8, फिर आपका यहाँ पे ये 9 हो जाएगा क्योंकि 10 से पहले एक आप लगाओगे। ठीक है, फिर 9, फिर 11। तो इस तरीके से ये सब आपके यहाँ पे रोमन लेटर्स होते हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पे जैसे स्कूल के टाइम में भी अगर आप देखो तो आपके हमेशा ना जो एक तरीके से बताता है कि यहाँ पे कि क्लास के ऊपर जो एक बोर्ड लगा होता है छोटा सा कि ये कौन सी क्लास है, तो हर जगह आपको इसी तरीके का आपको यहाँ पे लेटर्स देखने को मिलता है कि आपकी 4A है या 5A है, मान लो 10A है, 10B है, जो भी है, तो आपको रोमन्स में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपकी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, क्योंकि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम सबकी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसका ईयर भी याद रख लेना 1967। इसके थ्रू हमने ऐड करी है यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये हमने 21st से ऐड करी है। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, अब देखो 92nd से हमने कौन कौन सी ऐड करी है पहले मैं ये बता देता हूँ। तो वो है हमारी यहाँ पे बोडो, फिर आ जाती है हमारे पास यहाँ पे डोगरी, फिर हमारे पास है यहाँ पे मैथिली। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है यहाँ पे संथली। तो हमने ये चारों ऐड करी है यहाँ पे 92nd से, तो हमें क्लियरली दिख रहा है बोडो भी नहीं होगा, संथली भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। और अब यहाँ से हमने कौन कौन सी करी है, तो देखो कोंकणी जो आपकी गोवा की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, फिर मणिपुरी जो आपकी मणिपुर की हो गई। ठीक है, मणिपुरी और नेपाली आपको पता होगा, नेपाल के जितने भी यहाँ पे बॉर्डर एरियाज पड़ते हैं इंडिया में, ठीक है, बॉर्डर एरिया जो भी आपका नेपाल का, तो वहां पे नेपाली भी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपसे देखो किस किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे ईयर क्या थे इन सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, कौन से लैंग्वेज हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने यहाँ पे डाली है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये सब आपको यहाँ पे ईयर के साथ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे देखो पीडीएफ जब आपको यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो याद रख लो यहाँ पे, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये एग्जैक्टली यहाँ पे फ्री है। इसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वरना ये आपको यहाँ पे नाम दे रखा है, इसको आप टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, वहां पे जाके आपको ये मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना बस। वहां पे जितनी भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स करेंगे हर एक की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको पहले स्लाइड में अपनी इंपॉर्टेंट सब चीज बता दी। दूसरे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जितनी भी आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब भी आपको यहाँ पे याद रख लेने की कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है यहाँ पे कि आपको एक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हुआ था 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो इसमें जो आपको बेसिकली ये आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे ओडिया, जो बेसिकली ओडिशा की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इसका पहले नाम था यहाँ पे ओरिया, ठीक है। इसको चेंज करके यहाँ पे ओडिया कर दिया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 96 से। तो यहाँ पे प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं स्टार मार्क भी कर दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, बाकी आपको यहाँ पे ये सब बता रखा है ये याद रख लेना, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं चेस बोर्ड में। तो देखो हाल फिलहाल में आपका चेस जो गेम है बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपसे हो सकता है इस बार भी यहाँ पे पूछा जाए, तो हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू के साथ साथ एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ना नाम पता होना चाहिए कि किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको क्योंकि नाम भी दे सकते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पे पीस होता है चेस में और कौन सा नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, ये आपका होता है यहाँ पे रुक, ठीक है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं हाथी। ये आपका होता है यहाँ पे नाइट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं घोड़ा। ये आपके होते हैं बिशप, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ऊंट। ये आपका हो गया यहाँ पे किंग, ठीक है, राजा। ये आपकी हो गई यहाँ पे क्वीन, या फिर इनको ही हम बोल सकते हैं आर्मी कमांडर, ठीक है, आर्मी कमांडर। ठीक, तो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। अब देखो यहाँ पे हिंदी में भी हो सकता है कि आपको हाथी घोड़ा करके ना दे और रुक को हिंदी में बस लिख दे, या फिर नाइट को हिंदी में लिख दे, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या दे सकता है, ये आपके होते हैं सब पॉन्स। ठीक, अब आपसे पूछता है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा पीस है जो 2.5 कदम चलता है, ठीक है, एल शेप में चलता है। सबसे पहले तो याद रखना एल शेप होती है और 2.5 कदम चलता है, वो आपका होता है यहाँ पे नाइट, ठीक है, नाइट आपका चलता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे पूछता है ऐसा कौन सा पीस है जो एक एक कदम हर डायरेक्शन में चल सकता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे किंग, ठीक है। किंग आपका मेन कैरेक्टर है, इस तरीके से याद रख लो कि अगर किंग यहाँ पे मर जाता है तो आपका गेम खत्म है, ठीक है। किंग आपका हर डायरेक्शन में, ठीक है, एनी डायरेक्शन, और वो एक कदम चल सकता है, ठीक है, एनी डायरेक्शन वन स्टेप, इस तरीके से याद रख लो कि एक कदम यहाँ पे चल सकता है कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना देखने को मिलेगा कि टोटल अगर आपसे पीसेस पूछे जाए कि टोटल पीसेस आपके यहाँ पे चेस गेम में कितने होते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है वो होता है आपके 32। 16 आपके इस तरफ देखने को मिलेंगे, 16 आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाइट पीसेस कितने होते हैं, तो वो 16 होते हैं, ब्लैक पीसेस कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। अगर टोटल पूछे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको देख जैसे आपको यहाँ पे पूछ रखा है टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं, तो ये आपके होते हैं यहाँ पे 64। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, ये हो गए 4 और 4 ये 8, ठीक है। इस सेम तरीके से इधर से देखोगे तो ये भी आपके होते हैं 8। तो स्क्वायर बॉक्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे खेलते हैं स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर का फॉर्मुला लगा लो, यहाँ पे 8 × 8 कर दो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर भी बनेगा वो आपका पहला ऑप्शन बनेगा 64, ठीक है। पर यहाँ पे देखो और क्या पूछ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको याद रखना है कि टोटल चेस गेम में आपको 4 रुक देखने को मिलते हैं, 4 आपको बिशप देखने को मिलते हैं, और 4 आपको नाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर वहीं अगर बात करी जाए यहाँ पे कि ब्लैक और व्हाइट में कितने होते हैं, तो उस केस में फिर यहाँ पे वो दो दो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। ओवरऑल आपके गेम में 4 हाथी हैं, 4 घोड़े हैं, 4 ऊंट है। पर इन रियल अगर आपसे ये पूछता है कि ब्लैक के कितने होते हैं, व्हाइट के कितने होते हैं, तो उस केस में आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि टोटल गेम में आपके पॉन्स कितने होते हैं, ठीक है, टोटल पॉन्स कितने होते हैं आपके ओवरऑल गेम में, तो याद रखना 16 होते हैं। 8 आपके होते हैं यहाँ पे ब्लैक में, और 8 आपके होते हैं यहाँ पे व्हाइट में, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ अपने इस वाले पेज पे, तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना। देखिए ये आगे जो रख रखे हैं ये आपके बेसिकली सब पॉन्स हैं। तो पॉन जब भी आपका पहला कदम चलता है ना, तो या तो वो एक कदम चल सकता है या फिर वो दो कदम चल सकता है पहली चांस में बस, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन इनकी होती है, तो हमेशा मान लो यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है, तो या तो वो यहाँ चल सकता है या फिर यहाँ चल सकता है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि इसने कदम उठा के यहाँ पे रख दिया ये पॉन, ठीक है, तो अब ये वापस नहीं आ सकता है। पहले तो आपको ये याद रखना है सीधा चलेगा हमेशा, ये भी याद रखना है बस काटते टाइम। अब जैसे मान लो इसने ये वाला पॉन जो है यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इसने भी उठा के यहाँ रख दिया, तो अब अगली चांस जब इसकी आई, तो अब ये ना इसको काट सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा टेढ़ा काटता है हमेशा, ठीक है, मतलब मारेगा भी तो हमेशा ये टेढ़ा मारेगा, कभी भी सीधा नहीं मारेगा। पर चलते टाइम हमेशा ये सीधा चलेगा, ठीक है। तो बस छोटा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये रह सकता है, बस इतना याद रखना, चलते टाइम हमेशा सीधा चलेगा, मारेगा हमेशा टेढ़ा, ठीक है। पॉन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और एक बार अगर इसने 2 कदम चल लिए,
तो ये वापस नहीं आ सकता है। और अगर एक कदम चला है, एक पहली चांस में इसने मान लो दो कदम या एक कदम कुछ भी चला है, तो उसके बाद जब भी वो कदम आगे चलेगा तो हमेशा वो एक एक कदम ही चल सकता है, ठीक है। इनिशियली बस उसके पास चांस है कि वो दो कदम आगे बढ़ सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान दे देना, ठीक है। फिर क्वीन जो है आपकी हर डायरेक्शन में कितने भी कदम चल सकती है। फिर जो ये आपको ये दिख रहा है ऊंट, ये आपका जिस भी कलर पे रखा हुआ है उस डायरेक्शन में आपका चलता है, उसी कलर पे, ठीक है, डायगनली आपका चलेगा। और हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो आपका ये ऊंट है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लाना है इस ऊंट को, तो पहले या तो आपको इधर लाना पड़ेगा या फिर इधर लाना पड़ेगा, और फिर जब उसकी चांस हो जाएगी ब्लैक वाले की, फिर आपको इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। आप जिगजैग नहीं चल सकते हो, आप एक बार में डायगनली चलोगे बस, ठीक है। ऐसे जिगजैग जाके नहीं चल सकते हो कि पहले आपने यहाँ चल के यहीं एक एक बार में चल लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले आपने इधर चला, ठीक है, ये वाले पोजीशन पे, और वो भी आप तब चलोगे जब ये वाला प्लेस खाली रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉन खड़ा हो और आप उसके ऊपर चल दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट बस आपको याद रखना है, पर इतना ज्यादा डीप में वो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, पर जितना पूछेगा वो हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इस पे प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भी इन चीजों को यहाँ पे भूलना नहीं है आपको, जो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब आपको अगर नहीं पता है तो आपको मैं याद दिला दूं कि अभी आपके हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, आपको डायरेक्टली केमिस्ट्री से इस टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो आपके हो सकता है आगे भी आपको देखने को मिले, और 100% किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे भी, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री से एज सच इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पीरियोडिक टेबल से बनते हैं, मेटल नॉन मेटल से बनते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से बन जाता है, और कभी एक दो आपको रिएक्शन दे देगा। पर यहाँ पे जो फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, सिंबल जैसे हो गए कि कार्बन को सी से लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं, तो वो जो छोटी छोटी चीजें है ना, वही आपसे पूछी जाती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यहाँ पे ये वाली चीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ये आपका रहता है NaHCO3, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पे बेकिंग सोडा का। अब जो आपको अगला दे रखा है यहाँ पे N2CO3, ये आपका किसका होता है, तो ये आपका होता है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। ये आपका होता है यहाँ पे वॉशिंग सोडा का, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो याद रख लेना, कैल्शियम हाइड्रो क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड आपका होता है इसका दूसरा नाम। तो यहाँ एक सेकेंड, हाइड्रोक्लोराइड आपका यहाँ पे इसका नाम नहीं होता, ये किसका होता है, तो ये आपका होता है यहाँ पे CaClO का ट्वाइस, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अब देखो क्लोराइड आ गया ना यहाँ पे, क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl होना चाहिए। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल ही होता है ना ये Cl, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रखी है कि क्लोरीन का सिंबल क्या होता है यहाँ पे, ये होता है Cl। तो अब उसके लिए आपको फॉर्मूले में भी Cl दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है कि इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका दूसरा नाम होता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे पूछ सकता है। तो इसका आपको यहाँ पे आ रखना है CaSO4.12H2O, ठीक है, ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का होता है यहाँ पे CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ ऑफ H2O होता है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2O होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो CaOH का ट्वाइस दे रखा है ना, ये आपका होता है यहाँ पे स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। फिर यहाँ पे मैं एक कलर चेंज करके यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख दूं, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है क्विक लाइम, ठीक, क्विक लाइम अगर आपसे पूछता है तो ये आपका होता है CaO, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वॉशिंग सोडा जैसे मैंने बात करी, ये आपको यहाँ पे आ रखना है। और बेकिंग सोडा जो है, इसका देखो अलग अलग और भी नाम है, तो ये भी आपको यहाँ पे लिख लो। जैसे इनको हम बोलते हैं यहाँ पे सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, ये आपका पहला नाम है। दूसरा नाम इसका होता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं फॉर्मूला के साथ, ठीक है। NaHCO3 को हम लोग यहाँ पे CO3 को बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन दे अब, तो आप यहाँ पे अब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हो गए, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, जिप्सम, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो प्लीज इसके यहाँ पे फॉर्मुलाज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आप यहाँ पे यूज करते हो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट आप यहाँ पे यूज करते हो। फिर आप यहाँ पे यूज करते हो सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। फिर आप यहाँ पे यूज करते हो सल्फर डाइऑक्साइड,
ठीक है, तो ये सब 3 आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा देखो और याद रख लेना कि आपसे पूछता है कभी-कभी कि चिप्स का जो पैकेट होता है, वो आपका जो फूला हुआ होता है, तो उसमें बेसिकली कौन-सी गैस प्रेज़ेंट रहती है? तो उसमें आपकी प्रेज़ेंट रहती है नाइट्रोजन। अब क्यों प्रेजेंट रहती है? ताकि आपका यहाँ पे जो चिप्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना पैकेट के अंदर, वो बेसिकली सड़े ना, ठीक है? मतलब आपको वो खा पाओ कितने भी टाइम का, जो उसका टाइम आपको दिखता है ना कि यहाँ पे इस टाइम पे ये बना है और ये इसकी एक्सपायरी डेट है, तो वहां पे जो वो टाइम लिमिट है बेसिकली, वो इसकी वजह से ही आप यहाँ पे बोल सकते हो एक तरीके से वो प्रोटेक्टेड है, जो आपके चिप्स अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है? तो आप इसलिए खा पाते हो वो, क्योंकि आपके वो सही होते हैं। और वो सही क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन रहती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तरीके से आप इस तरीके से सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके टर्म्स में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के टर्म्स पे, ठीक है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका यहाँ पे एक तरीके से सुपर हाईवे है, उसके टर्म्स में। तो कौन सी सिटीज आपकी ईस्ट और वेस्ट पे कनेक्ट करती है इस पर्टिकुलर आपके हाईवे को? तो यहाँ पे देखो याद रखना, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ईस्ट में अगर आपसे पूछे, तो ईस्ट में आपकी रहती है यहाँ पे सिलचार, ठीक है? और ये आपको देखने को मिलेगा असम में, ठीक। और इस तरफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पोरबंदर, ठीक है? वही पोरबंदर जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। और ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे गुजरात में, ठीक है? फिर साउथ में अगर आपसे पूछे, साउथ आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे याद रखना, ये आपका होता है यहाँ पे कुमारी, कन्याकुमारी। ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। और ऊपर का हिस्सा अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपका आता है श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर आपको देखने को मिलेगा JNK में, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गए आपके 4 एक तरीके से कॉरिडोर में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो आपके हाईवेज हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, ये आपके कट कहाँ करते हैं, मतलब मिलते कहाँ हैं? तो ये भी याद रख लेना, ये आपका है यहाँ पे झांसी, ठीक है? झांसी में। झांसी कहाँ किस में आता है, कौन सी स्टेट में? यूपी में आता है, ठीक है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं या तो जंक्शन बोलते हैं, या तो हम इसको इंटरचेंज बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है या फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का, ये आपका कौन सी जगह पे आके मिलता है? तो झांसी में मिलता है, जो कि आपकी यूपी में है। और इसको ही हम लोग बेसिकली जंक्शन और इंटरचेंज भी बोलते हैं, तो प्लीज यहाँ पे ये भी याद रखना। इसके थ्रू कौन कौन सी मेजर सिटीज को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात करी गई है, मतलब यहाँ पे हुई है? तो जैसे आपका हो गया दिल्ली, ठीक है? फिर आपका हो गया यहाँ पे मुंबई, फिर आपका हो गया यहाँ पे कोलकाता, ठीक है? कोलकाता। फिर आपका हो गया यहाँ पे चेन्नई, ठीक है? तो ये 4 आपकी मेजर सिटीज हैं, ठीक है? मेजर सिटीज हैं ये, जिस जो कि आपकी यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है? 4 मेजर सिटीज है, तो प्लीज यहाँ पे इसको भी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भूलना है। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ की बात अगर आपसे पूछी जाए, तो 5846 किलोमीटर यहाँ पे ओवरऑल इसकी यहाँ पे लेंथ है। इंडिया में आपका रहेगा यहाँ पे ये लार्जेस्ट, ठीक है? इंडिया में क्या रहेगा यहाँ पे, ये लार्जेस्ट है। पर वहीं पे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में आपका रहेगा यहाँ पे 5th नंबर पे, ठीक है? तो 5th नंबर पे आपका रहेगा यहाँ पे, अगर हम किलोमीटर्स के इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे लेंथ के हिसाब से। तो ये याद रखना, अब यहाँ पे आपको ईस्ट वेस्ट पूछा था, तो ये आपका रह जाएगा यहाँ पे ईस्ट में सिलचार, वेस्ट में आपका पोरबंदर। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपके कौन से ईयर में हुई थी? तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एमटीएस वाले में भी करवाया था, आपके एमटीएस वाले एग्जाम के लिए। रेलवे भी मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम इस बार भी हल्का सा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे जो है, ये आपकी हुई थी बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में, ठीक है? इब्राहिम लोडी के बीच में और बाबर के बीच में आपकी पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो प्लीज यहाँ पे इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है? और ये लड़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी लड़ाई से ये आपका यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ईयर याद रखो, 1526 में हुई थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर्टिकुलर लड़ाई से ही यहाँ पे आपका मुगल एरा शुरू हुआ था, मुगल का रूल शुरू हुआ था। और साथ ही साथ दिल्ली डायनेस्टी जो थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ये यहाँ पे खत्म हो गई थी, ठीक है? डायनेस्टी तो नहीं बोलेंगे, पर सल्तनत आपको यहाँ पे आ रखते हैं। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और मुगल डायनेस्टी एक तरीके से आप बोलो शुरू हो गई थी, ठीक है? मुगल रूल शुरू हो गया था। तो ये थी आपकी पहली। दूसरा आपका यहाँ पे जो हुआ था, ये आपका हुआ था यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है? अब देखो नाम में यहाँ पे भले अकबर है, पर अकबर यहाँ पे उस टाइम बहुत ज्यादा छोटा था। तो इसकी तरफ से यहाँ पे बैरम खां जो था, वो लड़ा था। क्योंकि वो इसका आप बोल सकते हो राइट लेफ्ट हैंड, जो हम देखते हैं ना मूवीज में जैसे दिखाता है, तो वो इसका यहाँ पे राइट या लेफ्ट हैंड, जिस तरीके से आप याद रख लो, वो था, ठीक है? मेन आप बोल सकते हो यहाँ पे वो लीडर वो था इस पर्टिकुलर पूरी लड़ाई में। पर वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? वो अकबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आपको अकबर का नाम देखने को मिलेगा। पर अकबर उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही छोटा था, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पे रखना है कि ये आपकी लड़ाई हुई थी यहाँ पे 1556 में। फिर आपके आते हैं यहाँ पे थर्ड बैटल। तो थर्ड बैटल आपकी हुई है यहाँ पे 1761 में, और ये आपकी हुई है यहाँ पे मराठास, ठीक है? मराठास और आपका यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है? अहमद शाह अब्दाली के बीच में।
अब देखो जो अहमद शाह अब्दाली है बेसिकली एक तरीके का आप बोल सकते हो यहाँ पे लुटेरा था, जो कि यहाँ पे दिल्ली को पहले लूट के गया और अपनी तरफ से यहाँ पे एक इंसान को बैठा के गया था जिसका नाम था यहाँ पे नजीब उद्दौला। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इसको बिठा के गया तो मराठास ने फिर इसको यहाँ पे हरा दिया, ठीक है, नजीबुद्दौला को, और फिर वो पूरी टेरिटरी अपने अंडर ले ली। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली वापस आता है, फिर वहां पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है जहाँ पे मराठास हार जाते हैं, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जीत जाता है। तो देखो ये भी याद रखते हैं कि कौन किस में जीता है, तो यहाँ पे बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया, यहाँ पे अकबर जीता, हेमू हार गया, यहाँ पे मराठास हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ईयर हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिया, ये आपका था यहाँ पे 1761 जो आपको यहाँ पे पूछ रखा है। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है आपकी यहाँ पे वो कौन से ईयर में आपकी हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बोल लो या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे हमेशा पूछे जाएंगे, तो प्लीज इसको हमेशा आपको यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो आपका ये स्वदेशी मूवमेंट है ये आपका आया था यहाँ पे 1906 में। अब ये क्यों आया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कर्जन था, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पता होगा कि कर्जन आपका था यहाँ पे वाइस रॉय। ठीक है, ये आपका था कौन, यहाँ पे ये था वाइस रॉय। ठीक है, अब जो ये वाइस रॉय था इसने क्या कर दिया था यहाँ पे कि 1905 में ना इसने पार्टीशन कर दिया था बंगाल का, पार्टीशन कर दिया था यहाँ पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ पे इसने कर दिया था। जिसके बाद हमें यह देखने को मिला था कि यहाँ पे लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे शुरू करी थी, जहाँ पे बाइकआउट करना शुरू किया था, यहाँ पे ब्रिटिश के जितने भी गुड्स वगैरह थे आग लगाना यहाँ पे उनको शुरू कर दिया था, और जो देसी जितनी भी चीजें थी उनको बेचना, उनको प्रमोट करना शुरू करा था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट में ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले तो ये याद रख लेना है। अब आपसे अगर ये पूछता है कि ये कौन से वाइसरॉय के टाइम पीरियड पे हुई थी स्वदेशी मूवमेंट, तो याद रखना ये आपका था उस टाइम पे मिंटो टू। ठीक है, मिंटो आपके दो हैं, पर पहला आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पर वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले कोई क्वेश्चन में। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी ये आपकी मिंटो टू के टाइम पे हुई थी। अब देखो मिंटो टू के टाइम पे और क्या क्या चीजें हुई हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एक तो हो गया आपका स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपका हो गया। इसके अलावा भी देखो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखने को लिए, जैसे आपका यहाँ पे जो आईएनसी थी, ये आपका सूरत स्प्लिट आपको देखने को मिला, जहाँ पे आईएनसी जो थी वो आपकी यहाँ पे टूट गई या फिर आप बोल सकते हो डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सूरत स्प्लिट बेसिकली आपका कांग्रेस से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके जो लोग हैं कांग्रेस के वो दो हिस्सों में टूट गए थे, ठीक है, बट गए थे। तो ये पॉइंट याद रख लेना, ये आपका हुआ था यहाँ पे 1907 में, ईयर भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका है 1906 में। फिर देखो इसी के टाइम पीरियड पे आपकी मुस्लिम लीग भी बनी है, और ये कहाँ बनी है, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपकी बनी है ढाका में। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखना कहाँ बनी है, ये भी आपसे पूछता है, और ये कब बनी है, तो 1906 में बनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, और ये कब आए थे, तो ये आए थे 1909 में। फिर आपका जो 1906 वाला कलकत्ता का सेशन था, ठीक है, कलकत्ता का जो यहाँ पे सेशन था आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो यहाँ पे ही फ्लैग को पहली बार होस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे फ्लैग होस्ट हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रख लेना है। अब देखो हमने यहाँ पे कर्जन की बात करी, तो कर्जन भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्जन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, कब हुआ था, यहाँ पे 1905 में हुआ था। फिर इसके अलावा ना इसने यहाँ पे लासा ट्रीटी भी साइन करी थी। ठीक है, आपसे ये भी पूछता है कि लासा ट्रीटी यहाँ पे किस किस के बीच में साइन हुई है, तो याद रखना ये आपकी साइन हुई है ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स और आपके तिब्बत के जो यहाँ पे उस टाइम पे लोग थे उनके बीच में। ठीक है, तिब्बत और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में आपकी लासा ट्रीटी साइन हुई थी 1904 के अराउंड। ठीक है, 1904 के अराउंड आपकी यहाँ पे साइन हुई थी, तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक, फिर अगर हम इसके अलावा भी बात कर लेते हैं, और तो अगला यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे वाइसरॉय आ जाएगा यहाँ पे लैंसडाउन। अब जो लैंसडाउन था ये आपका यहाँ पे फेमस है डूरंट कमीशन की वजह से, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पे आपकी डूरंट कमीशन यहाँ पे सेटअप हुई थी, और ये आपका यहाँ पे ईयर है 1893। अब डूरंट कमीशन बेसिकली क्या बताता है, अगर आपको याद हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है तो बता दे रहा हूँ, कि जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर कौन से कमीशन ने यहाँ पे बताया था कि ये बॉर्डर रहेगा, वो आपका था डूरंट कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया था, बॉर्डर बताया था यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो आपको बॉर्डर देखने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे डूरंट बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डूरंट कमीशन आपको यहाँ पे याद रखना है, बॉर्डर बेसिकली यहाँ पे इसने बताया था पाक और अफगानिस्तान के बीच में। फिर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डफरिन के टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, आईएनसी बनी थी आपकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बनी थी 1885 में।
फाउंडर कौन था यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये भी याद रख लेना, ये था आपके यहाँ पे ए ओ ह्यूम। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका यहाँ पे लिटन, जिसका 1876 से लेके 1880 तक इसने यहाँ पे रूल किया था, मतलब एक तरीके से वाइसरॉय था, रूल तो यहाँ पे नहीं बोलूंगा, वाइसरॉय था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इसने ना दो मेन आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्ट निकाले थे। पहला था इसका यहाँ पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट, और ये जो एक्ट था यहाँ पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका आया था 1878 में, आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, मैं आपको एमटीएस वाले में भी करवा चुका हूँ ये चीज। और एक था आपका यहाँ पे आर्म्स एक्ट, ये भी आपका आया था यहाँ पे 1878 में। दोनों के ईयर याद रखना, ईयर आपसे पूछता है। अब देखो आर्म्स एक्ट में था कि कोई भी यहाँ पे विदाउट परमिशन गन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकता। वर्निकुलर प्रेस एक्ट आपका यहाँ पे नॉन इंग्लिश जो आपके जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह थे ये उनके लिए था। ठीक है, नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कि वो यहाँ पे अब वो छाप नहीं सकते थे चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर भी हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, जिन्होंने जो वो लैंग्वेज जो पहले यहाँ पे छापते थे न्यूज़पेपर, फिर उसको शिफ्ट करके वो इंग्लिश में छापने लग गए थे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे कौन से थे क्या थे, पर अभी के लिए बस इतना याद रखो कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसके लिए था और आर्म्स एक्ट यहाँ पे क्यों आया था। फिर इसी के टाइम पीरियड पे इसने साइन करी थी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ गंडमक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडमक। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और गंडमक आपकी किसके साथ है, तो ये आपकी है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बिल के साइन करी है, तो ये भी आपको पॉइंट नहीं भूलना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसके टाइम पे ना जो आपकी यहाँ पे क्वीन थी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे क्वीन थी, उसने यहाँ पे केसरे हिंद का टाइटल लिया था। ठीक है, केसरे हिंद का टाइटल यहाँ पे उसने लिया था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये है आपका टाइटल। ठीक है, तो ये आपका लिटन के ही टाइम पे हुआ है, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे रिपन। अब रिपन ने बेसिकली यहाँ पे जो आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट है और जो आर्म्स एक्ट है, इसको क्या कर दिया था यहाँ पे रिपील कर दिया था। ठीक है, तो याद रख लेना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, साथ ही साथ आपके आर्म्स एक्ट को भी रिपील कर दिया। रिपील मतलब होता है हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हटाने के बाद ये एक लेकर आया था इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लेके आया था इल्बर्ट बिल, जो कि आपका 1883 से 1884 के आसपास यहाँ पे आया था। इसमें क्या बोला गया था कि जो भी आपके यहाँ पे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आपका यूरोपियन है, ठीक है, उसने कुछ यहाँ पे काम किया खराब, तो अब उसको जो सजा होगी ना वो आपका इंडियन जज दे सकता है। पहले तक क्या था कि यूरोपियन के केस में सिर्फ यूरोपियन जज ही सजा सुना सकता है, पर इल्बर्ट बिल से क्या होगा कि अब अंग्रेज का जो यहाँ पे सजा होगी ना वो इंडियन भी सुना सकता है। इंडियन जज आपका यहाँ पे यूरोपियन के केस में जज बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे था, पर इसको बाद में हटा दिया गया था। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यूरोपियंस इस पर्टिकुलर चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि एक इंडियन जज, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है वो कितने ज्यादा रेसिस्ट थे, तो उन्होंने जो जो कमेंट्स भी कर रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है ये आगे जाके हट गया था। ठीक है, फिर आप अगर आप नेक्स्ट देखोगे अगली चीज इसके रिलेटेड, तो यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पे फादर किसको बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे रिपन। और रिपन का टाइम पीरियड क्या था यहाँ पे 1880 से लेके 1884 तक था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेने इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे छोटी बहुत और हम लोग यहाँ पे याद रख लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे कैनिंग हो गया। ठीक है, कैनिंग आपको पता होना चाहिए पहला वाइस रॉय था। ठीक है, क्योंकि इसी के टाइम पे क्या हुआ था यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। और अगर आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी आपका कैनिंग हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड पे अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि 1861 में आया था। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, एक तरीके से आप बोलो ये अबॉलिश होके सब ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। ब्रिटिश क्राउन के पास आपकी सारी की सारी पावर आपकी चली गई थी, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी नहीं भूलना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, इसने क्या किया था यहाँ पे, सती को हटवाया था। ठीक है, अबॉलिश किया था यहाँ पे सती का काम इसने, मतलब अबॉलिश किया था यहाँ पे सती। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे और क्या याद रख लेना है कि जो आप मॉडर्न एजुकेशन देखते हो ना, वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन जो हम इंग्लिश वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको ही बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। और ये आपका पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया था ये, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो ये भी पॉइंट आपको भूलना नहीं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आप सबके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि पहली जो आपकी रेलवे लाइन बिछी थी वो कौन से गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था, ठीक है, ये वाला जो काम हुआ था फर्स्ट रेलवे लाइन बिछने का, तो ये बेसिकली आपका हुआ था यहाँ पे डलहौजी के टाइम पीरियड पे। तो याद रखना, आप देखो यहाँ पे डलहौजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपकी यहाँ पे पहली रेलवे लाइन थी यही आपको दे रखा है, पर आपसे अब ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक थी, ठीक है, आपको जगह पूछ सकता है। तो याद रखना ये है आपकी बॉम्बे से लेके थाने तक, ठीक है, बॉम्बे से थाने तक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये है यहाँ पे 1853 से रिलेटेड, ठीक है, इन्हीं के इसी के टाइम पीरियड पे आपकी हुआ था यहाँ पे वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपका एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे इंडिया का, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में मेजर चेंजेस लाने की यहाँ पे बात करी गई थी। तो इसको हम लोग ना वुड्स डिस्पैच को हम लोग मैग्ने कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना मैग्ने कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है, इंडियन एजुकेशन, ठीक है, तो ये भी याद रखना क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है कि इंडियन एजुकेशन जो है यहाँ पे, जो आपको पहले पता होगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ ज्यादातर संस्कृत हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई, ये सब ज्यादातर यहाँ पे चलती थी उस टाइम पे, या फिर दूसरी भी जो आपके यहाँ पे सदर्न लैंग्वेजेस हैं वो चलती थी। पर यहाँ पे अब इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट करने लगे, इसलिए आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में भी ना अब यहाँ पे ज्यादातर लोग संस्कृत नहीं सीखते हैं, इंग्लिश सीखना ज्यादा यहाँ पे आदत हो गई यहाँ पे लोगों की, वो इसलिए हो गई क्योंकि उस टाइम से यहाँ पे अंग्रेजों ने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका वुड्स डिस्पैच जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, दो पॉइंट अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किए, रेलवे लाइन और वुड्स डिस्पैच। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी जो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पे आपका बना था, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, डिपार्टमेंट जो है आपका, ये आपका इसी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ है यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। एक सेकंड तो यहाँ पे सही से लिख देता हूँ ये सब चीजें, ठीक है, आपको ताकि बाद में जब पीडीएफ मिले तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट और ये इसी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस किया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और पास किसने किया था, तो देखो ये आपका हो गया इंट्रोड्यूस करने वाला, पास अगर पूछे तो पास है आपका यहाँ पे कैनिंग ने किया था ये, ठीक है, तो आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा यहाँ पे इसको टाइम भी लगा था, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं बोल सकते क्योंकि 1856 में आपका ये आया था और 56 के ये आपके आखिरी से आप बोल सकते हो कैनिंग का वाइस रॉय यहाँ पे बन गया था कैनिंग, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे पास हो गया था, पर इंट्रोड्यूस पूछे तो आपका डलहौजी होगा, ठीक है। इसके अलावा इसने यहाँ पे टेलीग्राफ सर्विसेज यहाँ पे शुरू करी थी, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज इसने शुरू करी थी, तो ये आपके यहाँ पे 1852 या 1853 के अराउंड आपकी हुई थी, ठीक है, ज्यादातर आपको यहाँ पे 1852 ही देखने को मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके अलावा जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसने यहाँ पे एनेक्स किया था यहाँ पे बर्मा को, ठीक है, बर्मा मतलब म्यांमार जो प्रेजेंट टाइम का है, तो लोअर बर्मा को इसने यहाँ पे क्या किया था अपने अंडर ले लिया था, इंडिया में जोड़ दिया था, ठीक है, जो आप यहाँ पे देखते हो ना कि बर्मा को अलग कर दिया था इंडिया से बाद में, तो अलग तो तब किया ना जब उन्होंने इंडिया के साथ उसको जोड़ा, वो जोड़ा कब, डलहौजी के टाइम पीरियड पे यहाँ पे ये जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी ना एक पॉलिसी थी, इसका नाम था यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन बोल लो डॉक्ट्राइन बोल लो, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये आपकी कब आई थी यहाँ पे 1848 में आई थी, तो ये भी आपका एक मेजर रीजन था, जो मैंने आपको बताया ना पिछला, जो जब मैंने कैनिंग के बारे में बताया था 1857 में इसके आसपास यहाँ पे रिवॉल्ट हो गई थी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आपका एक मेन रीजन था। साथ ही साथ इसने ना एक अवध अवध में आपका एक प्रिंसली स्टेट होता था, उसका नाम था यहाँ पे ओध, ठीक है, इसको यहाँ पे कब्जा लिया था, जिसकी वजह से भी आप बोल सकते हो एक मेजर रीजन था यहाँ पे 1857 रिवोल्ट होने का, या फिर बहुत ज्यादा अलग लेवल पे यहाँ पे रिवोल्ट होने का, ठीक है, जिसको वीर सावरकर ने यहाँ पे फर्स्ट आप बोल सकते हो फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इस तरीके से भी उन्होंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, 1857 रिवोल्ट को वीर सावरकर जी ने। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेसिकली क्या होता था कि जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे इनका मेजर था यहाँ पे बंगाल, ठीक है, अब बंगाल के ही अराउंड आपका आता है यहाँ पे अवध, तो ये बेसिकली यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या करते थे ना, इसको एक तरीके से बना देते थे यहाँ पे बफर जोन, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या करते थे, अपना मेन एरिया तो बंगाल है, तो अगर मान लो कोई अटैक करने आता है तो ये लोग लड़ते थे यहाँ पे अवध एरिया में,
ठीक है, जितने भी यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे ये सब अवध एरिया में लड़ते थे और बंगाल यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता था इनके लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे बफर जोन्स क्रिएट करते थे और बफर जोन्स में आपके यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ते थे ताकि जो इनकी मेजर टेरिटरीज है उनमें कोई भी दिक्कत ना हो, वहां तक वॉर ना पहुंच पाए, वहां तक कोई पहुंच ना पाए, ना ही इनको कोई नुकसान हो। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा आपका यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका है यहाँ पे जॉन लॉरेंस। ठीक है, ये भी आपका एक वाइस रॉय है। अब तो ये क्योंकि कैनिंग के बाद ही आया था तो याद रख लेना ये आपका है वाइस रॉय। डलहौजी आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, क्योंकि कैनिंग से पहले आया था डलहौजी। अब जो ये जॉन लॉरेंस है, तो इसके टाइम पीरियड पे देखो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना इसने जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इसने यहाँ पे हाई कोर्ट्स बनवाए थे। हाई कोर्ट इसने बनवाए थे, कहाँ बनवाए थे, जैसे आपका कलकत्ता है वहां बन गया, फिर आपका बॉम्बे में बना था। ठीक है, बॉम्बे के अलावा आपका यहाँ पे मद्रास में बना था। ठीक है, तो ये 3 जगह आपके यहाँ पे हाई कोर्ट्स बनवाए थे इसने, और ये आप ईयर अगर आपसे पूछे तो 1865 के अराउंड बनवाए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि इसने ना शिमला को, ठीक है, शिमला को यहाँ पे समर कैपिटल बना दिया था। ठीक है, समर कैपिटल यहाँ पे बना दिया था, तो ये भी पॉइंट प्लीज यहाँ पे भूलना नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1864 के अराउंड। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे जॉन लॉरेंस के रिलेटेड। फिर आपका एक आता है यहाँ पे मायो। ठीक है, अब मायो का यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि इसने ना डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा इसने बनवा दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे यही चीज हुई है, तो आपको बस यहाँ पे यही याद रख लेना है। ठीक है, बाकी आप सेंसेक्स के रिलेटेड याद रखोगे तो वो तो अलग चीज है, तो वो भी आप प्लीज यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सेंसेक्स का भी यहाँ पे भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, तो हम लोग चलो यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसको ले, और हेस्टिंग्स को ले लेते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो वो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पहले था, फिर उसके बाद आया आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद आपका आया वाइस रॉय। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। और इसके टाइम पीरियड पे आपको क्या क्या देखने को मिला, रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया यहाँ पे, ये आपको देखने को मिला। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि पहला आप बोल सकते हो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक्ट था, जिसके थ्रू यहाँ पे चीजों को रेगुलेट करना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना यहाँ पे शुरू किया था यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज का इन्होंने। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला यहाँ पे पिट्स एक्ट, जो कि आपका आया था यहाँ पे 1784 में। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखने को मिला इसने यहाँ पे पहली मराठा वॉर जो थी ये भी यहाँ पे लड़ी थी। ठीक है, फर्स्ट मराठा वॉर जो आपकी हुई थी यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर, ये लड़ी गई थी जहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई की मदद से पहली मराठा वॉर को यहाँ पे खत्म करा गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर एक छोटा सा चलो हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं, अगर यहाँ पे जगह ही मिल रही है यहाँ पे, तो याद रख लेना अगला आपका यहाँ पे जैसे है वो है कॉर्नवेलिस। ठीक है, कॉर्नवेलिस, तो इसको देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब परमानेंट सेटलमेंट आपका यहाँ पे अलग चीज है, वो हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि वो है क्या बेसिकली, वो सब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि ये सब क्या चीजें हैं, हम लोग क्या बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के अलावा रोटवारी सिस्टम हो गया और आपका एक और सिस्टम है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इतना बस याद रख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और ये आपकी कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसने बंगाल में शुरू किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी इसने यहाँ पे सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज यहाँ पे इसने क्या करी थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, तो इसको हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ हो गया आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और फिर आपका यहाँ पे जैसे माइसोर वॉर तो है ही। ठीक है, माइसोर वॉर जो आपकी हुई थी थर्ड माइसोर वॉर, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ सरंगीपट्टनम साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सरंगी पट्टनम साइन हुई थी। बस आपको यहाँ पे इतनी चीज याद रखनी है, यहीं से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो वो आप यहाँ पे जरूर कमेंट डाउन कर देना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन से आपके एक्ट से गवर्नर जनरल, जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल का जो टाइटल है वो बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखना ये आपका था यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट आपके एक्ट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना।
जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे जो आपकी पोजीशन थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, पहले उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। और कौन था आपका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये था आपका यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा आपसे देखो क्या पूछा जा सकता है कि उसके बाद आपसे पूछ लेगा यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, तो इस पर्टिकुलर जो टाइटल है इसको बाद में चेंज करके यहाँ पे कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे कर दिया था। अब आपसे ये पूछ सकता है कि अब ये वाला जो चीज किया था ये आपका कौन से आपके एक्ट से किया गया था? तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना, ये आपका किया गया था यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन है या फिर बोलो टाइटल है, इसको चेंज करके कर दिया था यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखो आपको यहाँ पे एक और दे सकता है, तो वो भी याद रख लेना, जो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो आपका ये टाइटल आपको देखने को मिल रहा है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ये टाइटल है इसको चेंज करके कर दिया था यहाँ पे वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय। तो यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट आपके एक्ट है, तो प्लीज इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, जो कि पोजीशन से रिलेटेड है, यहाँ पे टाइटल से रिलेटेड है। पहला वाला रेगुलेटिंग एक्ट है जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर देता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 करता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वाइस रॉय का जो यहाँ पे टाइटल है ये आपको देता है यहाँ पे गवर्नर और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, कैनिंग था। पहला वाइसरॉय कौन था, कैनिंग था। फिर अगर आपसे पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो ये आपका था यहाँ पे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ सकता है, पहला पूछे तो उस केस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के केस में तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आपको जैसे आपको एक एक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या किया गया था ना कि यहाँ पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसका जो ट्रेड का यहाँ पे जितने भी राइट्स थे ना उसको यहाँ पे क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, एक्सेप्ट चाइना के साथ, ठीक है, एक्सेप्ट चाइना के साथ जो भी यहाँ पे इसके ट्रेड है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ सिंपल टर्म्स में बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1813 आया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी ट्रेड करने की हर एक रीजन के साथ, उसको यहाँ पे अबॉलिश करके कर दिया गया था, ठीक है, मोनोपोली एक तरीके से आप बोल सकते हो। और सिर्फ चाइना के साथ अब वो यहाँ पे ट्रेड वगैरह यहाँ पे कर पा रहे थे, टी की प्रोडक्शन बोलो, टी की वजह से, ठीक है, इस सिंपल टर्म्स में अगर आप बोल लो। फिर आपको यहाँ पे देखो जो आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी दे रखा था, ठीक है, रेगुलेटिंग हम एक्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपको यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट दे रखा था यहाँ पे 1773 वाला, तो यहाँ पे पहला तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि गवर्नर ऑफ बंगाल आपका बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे ना इनकी तीन टेरिटरीज थी, एक थी यहाँ पे बंगाल, एक थी आपकी यहाँ पे बॉम्बे, और एक थी आपकी यहाँ पे मद्रास, है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ये तीन मेजर टेरिटरीज थी आपकी यहाँ पे ब्रिटिशर्स की। तो जब गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे टर्म ला दी गई थी, तो उससे क्या हो गया था कि बंगाल ना एक तरीके से सुपर बन गया था, मतलब सुपर पोजीशन आप बोल सकते हो या फिर सुपीरियर बोल लो, ठीक है, सिंपल टर्म्स में आप बोल लो सुपीरियर बन गया था। और ये दोनों आपके क्या बन गए थे, ये सब आपके यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स बन गए थे, ठीक है। ये अब आपके यहाँ पे बॉम्बे वाला कोई भी गवर्नर होगा या फिर मद्रास का जो गवर्नर होगा, वो अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल से, ठीक है, नीचे रहेगा, उसके अंडर काम करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है ये आपकी बनी थी इसी पर्टिकुलर आपके एक्ट के अंदर, ठीक है, वो भी आपका था यहाँ पे कलकत्ता के अंदर 1774 में। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, यहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट बनी है। तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछे यहाँ पे पहला जज कौन था, तो याद रख लेना वो था आपका यहाँ पे एलिजा एम फे, ठीक है, मतलब जज बोलो या फिर चीफ जस्टिस बोल सकते हो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा भी है हाईएस्ट पोस्ट, तो उस तरीके से आप याद रख लेना। उस टाइम पे हाईएस्ट पोस्ट थी आपके यहाँ पे एलिजा एम पे के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सिंपल टर्म्स में याद रख लेना है। फिर इसके अलावा देखो आपको पूछ सकता है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, क्योंकि अगला हमने यहाँ पे वही देखा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, तो इसमें जो आपकी ब्रिटिश टेरिटरीज आपको देखने को मिल रही है ना, ब्रिटिश टेरिटरीज जो उस टाइम पे थी जितनी भी, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज, उनको बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोलना शुरू किया था यहाँ पे कि ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश
प्रोवेंसेस हैं ये। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के रिलेटेड याद रखना है कि ब्रिटिश टेरिटरीज को इन्होंने नाम दे दिया था ब्रिटिश प्रोवेंसेस का। ठीक है, और यहाँ पे एज सच कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे एक्ट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जुलाई 2023। अब देखो यही सेम तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एमटीएस में करवाया था, यहाँ पे रेलवेज वगैरह में रेलवे वाले जो आप हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, तो यहाँ पे मैं वापस बता दे रहा हूँ। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, आपके टोटल शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। टोटल है आपके पास यहाँ पे 12 शेड्यूल। ठीक है, इनिशियल अगर आपसे पूछता है कि इनिशियली जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो कितने शेड्यूल थे, तो वो थे आपके यहाँ पे 8। और अमेंड करके हमने कितने जोड़े, ऑब्वियस सी बात है 12 थे हमारे पास, अभी हैं 12, तो हमने यहाँ पे 4 अमेंड करके जोड़े हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। आंसर ये हो जाएगा आपका। पहला आपका बताता है टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, टेरिटरीज यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी, मतलब किस तरीके से आएंगी, तो यहाँ पे बेसिकली बताता है जितनी भी आपकी स्टेट हो गई, यूटी हो गई, या कोई भी इंडिया आगे जाके कोई कैप्चर करता है कोई भी चीज, तो वो बेसिकली इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब की चीजों के बारे में बताया गया। फिर आपका यहाँ पे सेकंड आपका बताता है यहाँ पे सैलरीज के बारे में, जो भी आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह हैं तो उनकी क्या सैलरीज रहेंगी। हर एक के बारे में नहीं बताता है, कुछ कुछ के बारे में बताता है, वो हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कौन से आपकी पोस्ट ऐसी हैं जिनके बारे में आपका सेकंड शेड्यूल बताता है। ठीक है, फिर थर्ड शेड्यूल आपको यहाँ पे ओथ के बारे में बताता है, कुछ कुछ आपके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनके ऊपर, तो वो भी हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ आपका बताता है यहाँ पे कि राज्यसभा में यहाँ पे किस स्टेट्स को कितनी सीट्स मिली है। ठीक है, फिफ्थ आपको बताता है यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। फिर सिक्स्थ भी आपको बताते हैं शेड्यूल्ड एरियाज और आपके यहाँ पे ट्राइबल एरियाज के बारे में, और कौन से स्टेट्स के, तो स्टेट्स आपसे पूछता है तो याद रखना है यहाँ पे असम हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मेघालय हो गया, मेघालय हो गया। फिर आपका यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम है। और आपका यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों स्टेट्स प्लीज इसका यहाँ पे याद रखना, चार ओवरऑल आपके यहाँ पे स्टेट्स है जो आपको यहाँ पे सिक्स शेड्यूल में देखने को मिलते हैं, जिनके शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरियाज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर जो आपका सेवेंथ है, सेवेंथ आपको बताता है यहाँ पे लिस्ट के बारे में। जैसा आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट जिसपे जो भी आपके आर्टिकल, मतलब जो भी आपके यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। फिर आपका आता है एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर सिर्फ स्टेट लिस्ट ही, स्टेट के अंदर जितनी भी आपकी चीजें दी हुई हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। फिर एक आपको दे रखा है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीजें दे रखी है उस पर स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट आपके लॉज बना सकती है। फिर 8 आपको बताता है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लिया, यहाँ पे इसी पर्टिकुलर वीडियो हमने देखा था। और कितनी हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोटल है हमारे पास 22, जिसमें से 14 थी आपकी पहले से, हमने फिर बाद में 8 अमेंड करके डाली है। ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ पे इनिशियल, और ये है आपके यहाँ पे अमेंड। ठीक है, सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये आपके हो गए 8 जो इनिशियल थे। ठीक है, और ये बाद में ऐड होके आए हैं, तो ये भी आपके बाद में ऐड हुए हैं इसमें, पर वो अलग चीज है। अब यहाँ पे देखो कौन से बाद में शेड्यूल ऐड हुए हैं। ठीक है, ऐड करने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस की बात नहीं कर रहे कि चेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी शेड्यूल में चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे बात करें कि कंप्लीट शेड्यूल आपका ऐड हुआ है। तो नाइन्थ वाला आपको बताता है यहाँ पे लैंड के केसेस में, जैसे आपके आपको पता होगा जो आपकी यहाँ पे राइट थी, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, उसको हटा के अब वो यहाँ पे एक तरीके से लीगल राइट कर दी है। ठीक है, जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी थी अब वो यहाँ पे लीगल राइट हो गई अंडर आर्टिकल 300A। तो यहाँ पे ये लैंड से रिलेटेड चीजें बताता है। टेंथ वाला जो है ये आपको बताता है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के बारे में। अब देखो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली यहाँ पे क्या है ये आपको याद रखना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली ये बताता है, अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे दो पार्टीज हैं। ठीक है, एक ए पार्टी है और एक यहाँ पे मान लो बी पार्टी है, और यहाँ पे ये एक्स आपका कोई एक मेंबर है। ठीक है, कुछ भी है, आपका एक इंसान है, इसने पहले यहाँ पे ए पार्टी को ज्वाइन कर रखा था क्योंकि अभी इसकी गवर्नमेंट है। ठीक है, अब इसने देखा कि ए पार्टी यहाँ पे अगला इलेक्शन हारने वाली है, तो इसने क्या किया, यहाँ से रिजाइन देके अब उसने यहाँ पे बी पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसके साथ 5 साल हो गए, अब इसको देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे बी पार्टी अगला इलेक्शन हार जाएगी और ए पार्टी अब वापस से जीत जाएगी। तो अब ये क्या करता है कि अब ये बी पार्टी से रिजाइन देके अब वापस से ए पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको बहुत ज्यादा फायदा हो जा रहा है एक तरीके से, कि जिस तरफ यहाँ पे हवा चल रही है उस तरफ यहाँ पे ज्वाइन कर जा रहा है ना। और पार्टीज का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको जो यहाँ पे एक तरीके से आप नुकसान इन द सेंस आप ये समझो कि जब उनको जरूरत है तो वो मेंबर उनके साथ नहीं है, पर जैसे ही उनका फायदा होता है तो वो मेंबर उसके साथ आ जाता है। तो इसी तरीके से बेसिकली इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे लाया गया था, कि अगर यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स जो पार्टी के हैं अगर वो छोड़ के जाते हैं एक साथ,
तो अलग चीज है, पर अगर मान लो एक दो तीन इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बार बार छोड़ के जाते हैं, चेंज करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके ऊपर यहाँ पे केस हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज डिस्कस करी गई है। फिर 11th वाला जो है यहाँ पे ये बताता है पंचायत से रिलेटेड चीजें, ठीक है। और आपका 12 जो है वो लास्ट है, वो आपको बताता है यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। अब देखो ये तो हमने बात कर लिया कि कौन सा क्या बताता है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे ये चीजें ऐड हुई हैं। तो सबसे पहला जो आपका 9th वाला था, ये आपका ऐड हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। जो 10th शेड्यूल है ये आपका ऐड हुआ है यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से। फिर पंचायत जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे पंचायती राज से रिलेटेड, ये आपका ऐड हुआ है यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। यहाँ पे पंचायत से रख लो या फिर पंचायती राज लिख लो, ठीक है। यहाँ पे इजी टर्म्स में पंचायत लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर म्युनिसिपैलिटीज आपको याद रखना है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हमने यहाँ पे ये शेड्यूल ऐड किया है। तो आपको यहाँ पे ऐड कौन से हुए ये तो पता ही होना चाहिए, और किन में क्या दिया ये भी पता होना चाहिए, पर आपको ये भी याद रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो चीजें ऐड हुई हैं, ठीक है। तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो भी आप आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेट्स हैव मोर सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में इनमें से कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, बेसिकली आपसे अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, पर हार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको अच्छे दे सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं मैं, सबसे ज्यादा जो आपकी राज्यसभा में जिस स्टेट्स के पास सीट है, ठीक है, वो है आपका यहाँ पे एमपी। इनके पास टोटल सीट्स है यहाँ पे 31, तो यहाँ पे मैक्सिमम है 31, ठीक है। वो आपका है यहाँ पे यूपी के पास, पर आपको यहाँ पे यूपी तो दे नहीं रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, जो आपको ऑप्शन में दे रखा है इनमें से किसके पास हाईएस्ट है, ठीक है। तो हाईएस्ट तो वैसे यूपी हो गया, पर यूपी के बाद आपको देखने को मिलेगा आता है यहाँ पे महाराष्ट्र, इनके पास है यहाँ पे 19, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि वेस्ट बंगाल भी आता है, उसके पास भी अच्छे लेवल की सीट्स हैं, पर वो आएगा आपका फोर्थ पे, ठीक है। आपका देखो अगला यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो अगला है आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है इनके पास है यहाँ पे 18 सीट्स है राज्यसभा में। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल और आपका यहाँ पे बिहार, ठीक है, इन दोनों के पास है आपकी यहाँ पे 16 सीट्स। और फिर आपका आ जाता है यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका पास आपके पास यहाँ पे सीट्स है इनके पास 12, ठीक। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, फिर आपका यहाँ पे गुजरात हो गए। तो इनके पास है यहाँ पे टोटल 11 सीट्स राज्यसभा में, ठीक है। अब देखो इजी टर्म्स में आपको यहाँ पे याद रखना है, तो आप मैप को अगर आपको पता है कि कौन सी स्टेट कहाँ आती है उसके टर्म्स में आप लगा के इजीली याद रख सकते हो। और ये एक याद रख लेना, जो आपके सिक्स आपके यहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, 6 नहीं 7 सिस्टर्स जो हैं आपके। तो 7 सिस्टर्स में अगर आपसे पूछता है कि कौन से स्टेट की ज्यादा राज्यसभा में सीटें हैं, तो आपको याद रखना है वो है आपकी असम की, ठीक है। मैक्सिमम सीटें आपकी 7 सिस्टर्स में रहेंगी यहाँ पे असम के पास, जो कि है यहाँ पे 7, ठीक है। बाकी जितने भी हैं रेस्ट के पास आपकी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से आपके 7 सिस्टर्स है, तो आपको ये तो पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। 7 सिस्टर्स आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक हो गया जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आपका हो गया यहाँ पे असम, फिर है आपका यहाँ पे नागालैंड, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे मणिपुर, फिर है आपका यहाँ पे मिजोरम, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, 7 हो गई, 7 7 सिस्टर हो गई। अब यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि इनकी ब्रदर स्टेट कौन सी है, 7 सिस्टर की ब्रदर स्टेट कौन सी है, तो याद रख लेना यहाँ पे इसको भी, ये आपकी है यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पे नहीं भूलना, और इसकी भी यहाँ पे एक ही सीट है बस, ठीक है। और इधर भी आप देखोगे तो बस असम की आपकी 7 सीटें हैं, और इसको इजी टर्म्स में इस तरीके से याद रख लो कि 7 सिस्टर है तो असम की 7 सीट है, बाकी जितनी भी आपकी 7 सिस्टर में आती है सबकी आपकी यहाँ पे एक सीट है। यहीं पे अगर गोवा आपसे पूछ ले तो इनकी भी यहाँ पे एक ही सीट आती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे आपका यहाँ पे राजस्थान हो गया या फिर आपका जितने यहाँ पे उड़ीसा हो गया, इनकी सीट्स हैं यहाँ पे ओवरऑल 10, ठीक है। झारखंड है आपका, झारखंड की सीट कितनी हो जाएंगी, झारखंड की आपकी है यहाँ पे 6। केरला आपका हो गया, केरला की आपकी यहाँ पे 9 सीटें हैं। फिर तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना, असम और पंजाब, ठीक है। तेलंगाना, असम और पंजाब, इनकी यहाँ पे सीटें कितनी है, इनकी है यहाँ पे 7 सीटें, ठीक। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे जो पूछ सकता है, दिल्ली पूछ सकता है आपको, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साथ में याद रख लेना बस, वो आपकी रहेंगी यहाँ पे 3 सीटें,
ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जे एंड के आपको यहाँ पे याद रख लेना, इनकी यहाँ पे हैं 4 सीटें। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी यहाँ पे इनके लिए। ठीक है, और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और याद रख सकते हो तो ये भी याद रख लेना, वरना यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे करवा तो दिए हैं, पर अगर आपसे कहीं पूछे तो आप यहाँ पे आप क्लियरली बता सकते हो, हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, इनको तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे दिल्ली वाला केस आपको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि नेशनल कैपिटल के केस में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे केरला नहीं भूलना है, आपको ये पूछ सकता है। फिर हमने यहाँ पे जो पिछले में जितनी चीजें डिस्कस करी है, ऊपर के जितने भी आपके यहाँ पे 5 तक आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए, एटलीस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टॉप 5 तो आपको यहाँ पे याद रहने ही चाहिए। फिर सेवन सिस्टर वाली सिनेरियो याद रख लेना, फिर आपका ब्रदर स्टेट वाला सिनेरियो याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे इतने तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे याद रहने ही चाहिए। इनके अलावा तो आपको यहाँ पे पूछा जाए तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, पर अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा यहाँ पे पीछे रह जाओगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरों से। तो अगर आपको ये आ रहा है तो आप खुद समझ सकते हो यहाँ पे कि बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको समझना है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट पंचायत। ठीक है, पंचायत के बारे में आपको कौन सा पार्ट आपका यहाँ पे बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये भी आपका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पंचायत के बारे में बताता है यहाँ पे पार्ट 9। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाता है जैसे यहाँ पे वन। ठीक है, तो वन तो आपको बताता है यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे सेकंड वाले से, तो याद रख लेना सेकंड में आपका होता है यहाँ पे सिटीजनशिप। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 आपका बताता है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आपसे ये भी पूछता है कि कौन से आर्टिकल में सिंगल सिटीजनशिप की यहाँ पे बात करी गई, तो वो है आपका आर्टिकल 9। फिर थर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछता है, ये है फंडामेंटल राइट का। फिर आपको फोर्थ पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, डीपीएसपी का है। फिर आपको 4A पूछता है, तो ये भी याद रख लेना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसके बाद आपसे जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है 9, जो आपको यहाँ पे भी पूछा गया है, पहले ही क्वेश्चन में आ रखा है, तो ये आपका है यहाँ पे पंचायत। 9A अगर पूछे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। फिर आपसे अगर 9B पूछे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो यहाँ पे 9A 9B और 9 आपसे जो पूछ सकता है ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे 15, तो ये याद रख लेना यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, फिर 17 जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, मैंने आपको इसी वीडियो में शुरू में आपको बताया था, वो आपको बताता है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे अगला 18, जो कि आपको इमरजेंसी के बारे में बताता है। ठीक है, इमरजेंसी आपकी जो 3 तरीके की होती है उनके बारे में बताता है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, 350 थ्रू 356 और 360। ठीक है, ये आपको बताता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। ये आपको बताता है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, सबसे ज्यादा यही मिसयूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका यहाँ पे है फाइनेंस इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगी है इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड चीजें, तो ये भी याद रख लेना। अब कौन सी कितने टाइम तक लगती है वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एटलीस्ट आपको आर्टिकल पता होना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपका देखो 20 जो है ये आपको बताता है यहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, कि आप किस तरीके से अमेंडमेंट करोगे, जो आपका आर्टिकल 368 है बेसिकली, तो वो आपको यहाँ पे 20 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 20 वाले पार्ट में। इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछे, ठीक है, वैसे तो हमने सब इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, पर अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको और क्या पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ सकता है यहाँ पे जो आपका इलेवेंथ बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो 8th है, तो 11 13th है। ठीक है, 13 है, ये 13। तो जो आपका 13 है, जो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। अगर मान लो आपको यहाँ पे फाइनेंस के बारे में पूछ ले या फिर प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेता है, तो ये आपका बताता है यहाँ पे 12। ठीक है, फिर जो 10 है ये आपका बताता है यहाँ पे शेड्यूल, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में आपको बताता है। ठीक है, फिर जो रिलेशन कैसा है आपका यहाँ पे, ठीक है, रिलेशन कैसा है आपका स्टेट और आपके यूनियन के बीच में, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, तो ये आपको बताता है यहाँ पे 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेंगे, पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पिछले में बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ये सब भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, यहाँ पे याद रख लेना। और अगर आपको और देखना है तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने, हाँ, 8th नहीं बताया था, तो याद रख लेना 8th आपको बेसिकली यहाँ पे यूनियन के बारे में, 8th आपको यूटी के बारे में बताता है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर आपको यहाँ पे याद रखना है,
तो देखो इस तरीके से याद रखना। हमने जैसे 4A हमने डिस्कस किया था ना, आपका था फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, 5 आपको बताता है यूनियन, 6 जो है यहाँ पे ये बताता है आपको यहाँ पे स्टेट्स, और जो आपका यहाँ पे ये 8th है, ये आपको बताता है यूटी, ठीक है। 7 नहीं बताता है, 8th बताता है, तो ये चीज प्लीज यहाँ पे भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। इसके अलावा देखो आपका एक और इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे तो आपका हो गया 14, जो कि आपको बताता है कि क्या क्या सर्विसेज रहेंगी अंडर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। यूनियन स्टेट के अंदर क्या क्या सर्विसेज वगैरह हैं ये सब आपको बताता है। पर यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपके शुरू वाले हैं, पर इनको भी आप याद रख लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे आंसर करना भी, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे पता है, ये मान लो आपका यहाँ हो गया यहाँ पे इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो आपका इस रीजन, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, आपका आता है उड़ीसा। तो जो उड़ीसा वाला यहाँ पे कोस्ट है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं उत्कल कोस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट। तो मैं सब आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे उत्कल कोस्ट। इसके नीचे आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और ये वाला पूरा रीजन आपका हो जाता है यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये वाला जो कोस्ट है ये यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट। और आपको पता होगा कोरोमंडल नाम की एक ट्रेन भी आपकी चलती है, ठीक है, इस नाम से। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है इजी टर्म्स में। अब उसके बाद आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, अब ये आपका तो होने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई की बात नहीं है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे तमिलनाडु के केस में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और कन्नड़ प्लेट तो आपको यहाँ पे कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये आपका यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे आपका है ये गोवा, ये पूरा रीजन आपका आ जाता है यहाँ पे मान लेते हैं कर्नाटका, और ये आपका है यहाँ पे केरला, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे केरला वाला जो रीजन है, ठीक है, केरला से आपका यहाँ पे नीचे सदर्न कर्नाटका वाला, ये बेसिकली आपका यहाँ पे आता है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है मालाबार कोस्ट। कहाँ से कहाँ तक, सदर्न कर्नाटका से लेके आपका नीचे केरला तक, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं। फिर ऊपर महाराष्ट्र से लेके गोवा फिर कर्नाटका, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपका है यहाँ पे कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो गोवा वाले रीजन में आपको कोंकण कोस्ट देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मालाबार तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मुंबई तो आएगा ही नहीं मालाबार में, ठीक है। कर्नाटका का सदर्न हिस्सा और आपका केरला आपका रहेगा नीचे की तरफ। तो देखो हमने यहाँ पे कोस्ट याद रखना, हमने कोंकण कोस्ट देखा, मालाबार कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट और उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे चार जो है, इनसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वैसे तो पॉलिटी का है, पर यहाँ पे चलो मैं बता दे रहा हूँ। आपको ये पूछ सकते हैं कितने तरीके की आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना, आपको देखने को मिलती है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, फिर आपको देखने को मिलती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट हर एक को पता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके पीएम मोदी हैं, बीजेपी यहाँ पे पावर में, एनडीए पावर में, तो आपकी हो गई यहाँ पे ये यूनियन गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट, अब जैसे आप यहाँ पे यूपी में आओगे तो योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वो हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप पंजाब साइड में जाओगे तो वहाँ पे भगवंत मान हो जाएंगे, तो वो आपके हो गई यहाँ पे आम आदमी पार्टी जैसे वहाँ पे, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई। फिर ऐसा कोई स्टेट लोगे जहाँ कांग्रेस आपकी रूल में है, तो वहाँ पे कांग्रेस आपकी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। मतलब अलग अलग आपकी पार्टी स्टेट में रह सकती है, पर यूनियन में आपकी एक ही पार्टी रहेगी। मतलब जो आपको अलायंस रहेगी तो अलग बात है, पर यहाँ पे एक गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज में आपको बेसिकली दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक आपका होता है यहाँ पे पंचायत, ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी, जो हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस भी किया है, तो ये भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये आपका 74 से ऐड हुआ है 1992 वाले से, और ये आपका 73rd से ऐड हुआ है, ठीक है। ये भी आपका 1992 ही है, ठीक है, दोनों ही सेम ईयर में आए थे, तो ये भी नहीं भूलना है, ठीक। तो ये सबसे पहले तो ये चीज पता चल गई। अब ना यहाँ पे जो पंचायत है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है रूरल एरियाज में, मतलब गांव वाले एरियाज में। म्यूनसिपैलिटी जो है ये आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, जो आपके शहर वगैरह हो गए वहां पे, ठीक है। तो लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है, इसलिए आप देखोगे कभी भी आपके जो इलेक्शंस भी होते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस होते हैं। आपको अगर ये लग रहा हो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके लोकल जो बॉडीज है उनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो आपके होते हैं बेसिकली म्यूनसिपैलिटीज के लिए या फिर पंचायत के लिए। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे क्या पूछ सकता है, तो पंचायत में आपको आने के लिए कितनी मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21, ठीक है, दोनों में ही।
जो आपकी लोकल गवर्नमेंट में ये म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत है, दोनों में ही आपकी अगर 21 एज है तो आप यहाँ पे इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका लोकसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा हो गया, या फिर जो आपका यहाँ पे विधानसभा हो गया, लोकसभा या फिर विधानसभा जो आपका स्टेट में होता है, इनके लिए आपकी एज होनी चाहिए यहाँ पे मिनिमम 25 ईयर्स। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आगे आ जाता है राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं होता है, वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस भी कर लेंगे कौन कौन सी स्टेट में होता है, पर अभी के लिए याद रखो ये आपका होता है अपर हाउस स्टेट में, और विधानसभा आपका होता है लोअर हाउस। विधानसभा को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और ये हर एक स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ आपके 6 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज है ये आपकी होनी चाहिए यहाँ पे 30 ईयर्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, या फिर आपकी एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, आपके गवर्नर है, ठीक है, इनके लिए जो मिनिमम एज है ये आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स। इसलिए आप कभी भी देखोगे ना, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है कि वो आपके चेयरमैन है राज्यसभा के, मतलब वही प्रेसाइड करते हैं। तब कभी भी आप राज्यसभा टीवी खोल के देखोगे अपने यहाँ पे टेलीविजन में, टीवी में, तो जो आपका चैनल है बेसिकली राज्यसभा टीवी, तो उसमें आप देखोगे जो प्रेसाइड कर रहा होगा जो ऑफिसर, वो बेसिकली आपके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है आपके यहाँ पे राज्यसभा के। ठीक है, पर वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, वो बस चेयरमैन है पर मेंबर नहीं है। तो उनके लिए ना एक अलग से यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सीधी सीधी लिखी हुई है, वो आपके एज के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख रहा है को मिल रहा है कि यहाँ पे 30 आपके होने चाहिए राज्यसभा के लिए, और आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट आपके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, पर वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जो आपके वाइस चेयरमैन की जो एज है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो एज है, वो आपकी 35 रहनी चाहिए, और जितना भी बाकी क्वालिफिकेशन है ये सब आपका राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया हो यहाँ पे जो मैं सिंपल टर्म्स में बताया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, डाउट लेके मत जाना, पूछ जरूर लेना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको यहाँ पे ये एमटीएस वाले में करवाया था, और साथ ही साथ कल ही मैंने आपको रेलवे वाले में भी करवाया था, पर यहाँ पे मैं वापस से करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ओशन है जो आपका सराउंड करता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ईस्ट में। ठीक है, अब जैसे आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो आपका यहाँ पे क्या है, गोल है, या फिर आप बोलो ओवल है। तो यहाँ पे जो आपका ओशन आएगा वही ओशन आपको इस तरफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आपको ये वाला जो पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है ना, वो बेसिकली आपका यही वाला पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे इस तरफ क्या आता है आपका, यहाँ पे आ जाता है ईस्ट। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ईस्ट में आपका कौन सा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका भी देखने को मिल रहा है, साउथ अमेरिका भी देखने को मिल रहा है, तो ईस्ट में कौन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पैसिफिक ओशन का ईस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, पैसिफिक ओशन के ईस्ट में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा है। वेस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये एशिया देखने को मिल रहा है, अगर आपको पूछा जाए तो। ठीक है, वही अटलांटिक ओशन भी आपको देखने को मिल रहा है, ईस्ट वेस्ट आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, और इंडियन ओशन भी आप यहाँ पे ईस्ट वेस्ट मैच कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका होता है यहाँ पे आर्टिक ओशन, तो यहाँ पे भी आप इसको मैच कर लेना। और फिर नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये आपका है सदर्न ओशन। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सदर्न ओशन, जिसको हम लोग एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैं सही से लिख भी दूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है कि एंटार्क्टिक ओशन हम किसको बोलते हैं। अब एंटार्क्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका के सराउंड है। ठीक है, जो आपका सदर्न ओशन है ये आपको देखने को मिलेगा कि एंटार्क्टिका के सराउंड है। अब आपसे अगर मान लो पूछता है कि आपका ओल्डेस्ट ओशन कौन सा है, तो आपका रहेगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है, मतलब गहरा ओशन सबसे ज्यादा कौन सा गहरा ओशन है, तो वो भी आपका रहेगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट आपसे पूछता है तो वो भी आपका रहेगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से देखो ये पूरा एशिया और आपका अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। बाकी तो देखो छोटे छोटे ओशन है यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिल गया, इंडियन ओशन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, और सदर्न ओशन तो आपको अंटार्कटिक के अराउंड ही देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर आपसे मान लो पूछते हैं यहाँ पे कि गर्म ओशन कौन सा है, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे इंडियन ओशन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना, पैसिफिक के केस में और ये वाला इंडियन ओशन के केस में। आर्टिक वाला जो है ये आपका रहेगा यहाँ पे कोल्डेस्ट ओशन, सबसे ठंडा ओशन। साथ ही साथ सबसे छोटा ओशन भी है आपका यहाँ पे, ये जो आपको ये ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सबसे शैलोएस्ट है, शैलोएस्ट मतलब होता है सबसे कम गहरा है। ठीक है, डीपेस्ट का ठीक उल्टा हो जाएगा आपका शैलोएस्ट। सबसे गहरा कौन सा है, पैसिफिक, सबसे कम गहरा कौन सा है, आर्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज इसके बारे में भी यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो अटलांटिक ओशन इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है इसके केस में, पर अगर पूछता है तो यहाँ पे मैप के बेस पूछेगा, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे कुछ पूछता है तो पूछ सकता है आपका टाइटैनिक कौन से ओशन में डूबा था, तो वो था आपका यहाँ पे टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूबा था। ठीक है, और ईयर मतलब यहाँ पे डेट पूछे तो यहाँ पे 15 अप्रैल
1912। ठीक है। बाकी आपका सदर्न ओशन को ही हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिक ओशन, याद रख लेना। और यही आपका होता है यहाँ पे यंगेस्ट ओशन है ये आपका। अब यंगेस्ट ओल्डेस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बना है या ये है, नहीं। इसका मतलब बेसिकली आप सिंपल टर्म्स में ये समझो कि कब वो ढूंढा गया है यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आप इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यंगेस्ट आपका है सदर्न ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, और आपका ओल्डेस्ट बोल लो आप यहाँ पे है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वापस से आने आपको करवा रखा है दोनों में ही, तो यहाँ पे वापस करा दे रहा हूँ। आपको बोल रहा है कि रिंग ऑफ फेंस आपको कौन से ओशन में देखने को मिलता है, तो मैंने आपको अभी बताया था। आपका ये नॉर्थ हो गया यहाँ पे अमेरिका, साउथ अमेरिका को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ईस्ट से, और एशिया को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे वेस्ट से। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे पैसिफिक ओशन, अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका रिंग ऑफ फायर है ना, ये बेसिकली आपका वॉल्केनो से रिलेटेड है। जो आपको ये जितने भी ये रेड एरियाज दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एक्टिव वॉल्केनोस। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ही आपकी सुनामीज भी आती हैं। ठीक है, यहीं पे ही आपको सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी आपको यहीं पे ही ज्यादातर देखने को मिलेंगी। और जो आपके वॉल्केनोज होते हैं, जो आपके अंडर वाटर होते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ ऊपर नहीं होते, अंडर वाटर भी होते हैं। तो जो अंडर वाटर वॉल्केनोज होते हैं, जब भी वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो उसके मदद से ही आपकी सुनामीज भी क्रिएट होती है, जो हम यहाँ पे जापान जापान में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे सुनामी आई थी जापान में, तो वो भी आपकी इसी पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से यहाँ पे आती है। ठीक है। अब अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सा है, कौन सा छोटा है, इस तरीके से अगर आपको टर्म में दे दे कि यहाँ पे आपको लगाना है कि लार्जेस्ट उससे छोटा फिर उससे छोटा इस तरीके से ओशन को, तो याद रखना सबसे बड़ा रहेगा आपका यहाँ पे पैसिफिक। ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद आपका रहेगा यहाँ पे इंडियन ओशन। इंडियन के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सदर्न ओशन, जिसको हम यहाँ पे अटलांटिक ओशन के नाम से, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं सदर्न ओशन को। उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे आर्टिक ओशन। तो इंडियन ओशन आपका यहाँ पे एकदम बीच में, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बहुत छोटा सा आपका यहाँ पे पॉइंट है, ज्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जाना है। बस रिंग ऑफ फायर का है, कहाँ है, क्या है, किससे रिलेट करता है, ये बस आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको मैप बेस्ड पूछे जा रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्म्स एक्ट और वर्निकुलर प्रेस एक्ट आपका कब पास हुआ था। अब देखो ये तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे करवा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आपका पास हुआ है यहाँ पे 1878 में। अगर आप पीछे जाओगे भी तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब लिखवाया भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखवाया भी है ये सब, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भूलना नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैंने करवा रखा है, यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे 1878 में मैंने आपको करवाया था ना। हाँ देखो ये रहा। ठीक है, लिटन। तो लिटन के केस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वर्निकर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट। ठीक है, 1878। तो यहाँ पे इनको तो बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनके टर्म्स में आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे आपको और कुछ समझाने का नहीं, क्योंकि बाकी सब चीजें मैं आपको यहाँ पे इनके रिलेटेड समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन जो भी है इस वीडियो में डिस्कस करने थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह चाहिए। लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वरना आप यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखा है ना, इसको आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो तब भी आप वहाँ पे चले जाओगे, तो उसको ज्वाइन कर लेना चैनल को। एकदम फ्री पीडीएफ से, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन फी ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली फ्री पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करो, रिवाइज करो, और वीडियो को देखते हुए रिवाइज करना। क्यों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बोल जो मैं रहा हूँ उसको भी आपको एज अ नोट बनाने पर, आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि इसको तो आप पढ़ रहे हो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, पर आपको अपने नोट्स भी जरूर बनाने, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद नोट बनाओगे, खुद लिखोगे, तो उतना ज्यादा आपको भी यहाँ पे चीजें याद रहेंगी। ठीक है, बार बार लिखने से आपको चीजें याद रहेंगी, आगे भी आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यहाँ पे मैटर करेगी ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो, तो यहाँ पे जरूर कमेंट डाउन कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।